हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मुद्रा बैंक से। इससे पहले की सारी टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर ली है, तो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मुद्रा, ठीक है। मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट है और रीफाइनेंस करेगी। ठीक है, नाम से क्या पता चला कि एक तो ये माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट है और दूसरा ये क्या करेगी? रीफाइनेंस करेगी। ये एक तरीके का क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और सेटअप किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सेटअप किया है। क्यों सेटअप किया है? ताकि डेवलपमेंट कर सके और रीफाइनेंस कर सके माइक्रो यूनिट को, माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज को क्या कर सके? रीफाइनेंस कर सके। किसको कर सके? माइक्रो यूनिट एंटरप्राइज को। पेंडिंग इनेक्टमेंट ऑफ एन एक्ट फॉर मुद्रा, a non-banking finance company as Mudra Limited has been set up as subsidiary of SIDBI। तो मुद्रा को कैसे सेटअप किया है? मुद्रा जो है सब्सिडरी है सिडबी के अंदर। सब्सिडरी ऑफ सिडबी कहने का क्या मतलब है? जो पेरेंट कंपनी कौन होगी? सिडबी, और उसका चाइल्ड कंपनी क्या होगा? मुद्रा होगा। मुद्रा उसके अंदर आएगी। मेजोरिटी स्टेक किसका रहता है? पेरेंट कंपनी का, सिडबी का। तो इसको क्या किया गया है? इसको बनाया गया है सिडबी का सब्सिडरी। ठीक है, तो पर्पस क्या है मुद्रा का? टू प्रोवाइड फंडिंग टू नॉन कॉरपोरेट इनफॉर्मल सेक्टर, स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को, शॉपकीपर्स को, फ्रूट और वेजिटेबल सेलर्स को, हेयर सैलून्स को, ब्यूटी पार्लर्स को, ट्रक ऑपरेटर्स, हॉकर्स, आर्टिसंस और इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, कहाँ? रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, विथ फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट अप टू 10 लाख। तो कितना फाइनेंस, कितना तक ये प्रोवाइड करेगी? 10 लाख तक प्रोवाइड करेगी। कहाँ कहाँ? तो मुद्रा को बेसिकली क्यों लेकर के आया गया है? जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जिनको बिजनेस में लोन नहीं मिल पा रहा है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सारे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो है मुद्रा आया है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल होगा रीफाइनेंस करने के लिए। ठीक है, टू ऑल लास्ट माइल फाइनेंसरीज सच एज माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, SFBs, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड RRBs विच आर इन बिजनेस ऑफ लैंडिंग ऑफ माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटिटीज़। ठीक है, क्या बात है कि ये मुद्रा जो है डायरेक्टली देगी क्या लोन? नहीं, डायरेक्टली इंडिविजुअल को नहीं देगी, ये रीफाइनेंस करेगी वैसे कंपनीज़ को, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जो फिर इन स्मॉल जो है बिजनेस के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोगों को लोन देगी। ठीक है, तो रीफाइनेंस करेगी। रीफाइनेंसिंग मीन्स मुद्रा लोन्स विल अवेलेबल थ्रू बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज, नॉट डायरेक्ट लेंडिंग। तो रीफाइनेंस का नाम क्या मतलब है कि ये डायरेक्टली नहीं देगी इंडिविजुअल को, इसको रीफाइनेंस किया जाएगा बैंक के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा, एमएफआईज के द्वारा। ठीक है, मुद्रा लोन 3 कैटेगरीज में अवेलेबल किया जाएगा। फॉर स्मॉल बिजनेसेस लोन्स अप टू RS 50,000। तो अगर किसी को बहुत ही छोटा सा बिजनेस करना है तो स्मॉल बिजनेसेस, तो उसको कौन से कैटेगरी में डाला जाएगा? शिशु कैटेगरी। तो बेसिकली क्या याद रखना है कि शिशु कैटेगरी में 50,000 तक मिलेगा, और बियॉन्ड 50,000 एंड अप टू 5 लाख, और 50,000 से बियॉन्ड और 5 लाख तक किस में मिलेगा? किशोर कैटेगरी में मिलेगा। शिशु के बाद आता है किशोर, एंड देन 5 लाख से 10 लाख तक मिलेगा तरुण कैटेगरी में। ठीक है, तो बेसिकली कितने तक का दिया जाएगा? 10 लाख रुपीज़ मैक्सिमम दिया जा सकता है, और सबसे कम 50,000 रुपीज़ अप टू शिशु कैटेगरी में, और फिर अप टू 5 लाख, 50 to 5 किशोर कैटेगरी में, और तरुण कैटेगरी में 5 to 10 लाख। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली क्या सेटअप किया है? DFI। ठीक है, जिसका क्या नाम है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, NABFID। तो ये क्या करेगी? विथ ₹20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़ जो के साथ जो है क्या किया है? DFI को एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। DFI के बारे में हमने पढ़ा था कि DFI क्या है? डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो इसको सेटअप किया गया है, और प्रेजेंटली जो है गवर्नमेंट के पास 100% इक्विटी है, बट लेटर ऑन इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसकी इक्विटी को, और इसको दूसरे को दिया जा सकता है, इसके स्टेक को, ऑनरशिप को घटाया जा सकता है
26% तक। ठीक है, तो हमने ये जाना कि DFI एक और जो है जिसका नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है, उसको जो है सेटअप किया गया है। किसने किया है? गवर्नमेंट ने किया है। ठीक है, कितना करोड़ लगाए हैं? 20,000 करोड़ इसमें लगा है। ठीक है, सो नेक्स्ट NBFCs। NBFCs क्या है? NBFC एक कंपनी है रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो NBFC क्या है? नॉन बैंकिंग, नाम में ही है कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। ठीक है, और ये कैसे रजिस्टर किया गया है? अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और 2013 के अंदर। और ये कौन कौन से बिजनेस करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे? ये करेंगे बिजनेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस ये देंगे, और एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, तो इन सारी चीज़ों में भी ये काम करेंगे। शेयर में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर में, और जो भी सिक्योरिटी इशू किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा उसमें, लोकल अथॉरिटी और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, इन सब में भी ये क्या करेंगे? इनका फंक्शन होगा ऑफ ए लाइक नेचर, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस। ठीक है, तो ये सारा काम ये परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये क्या नहीं करेंगे? इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो हमें NBFCs में क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन हम नहीं देखते हैं यहाँ पे जिसका मेन मोटिव क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। ठीक है, बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, या परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज़। कि मतलब ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटीज़ में तो ये करेंगे बिजनेस, लेकिन कोई इसके अलावा अदर परचेज ऑफ सेल किसी भी तरह का गुड्स ये नहीं करते हैं। एंड देन और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस एंड सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हमें किसी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये सब NBFCs जो है, इन सारी चीज़ों में हमें NBFCs को देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, NBFCs आर मेनली क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है। तो ये क्या काम करेगी? ये समझना है कि जो भी बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो गया, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो गया, किसी भी तरीके का परचेज और सेल हो गया, अदर देन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी में कर रहे हैं। यहाँ हमने देखा कि एक्विजिशन ऑफ शेयर, बॉन्ड्स और स्टॉक ये कर रहे हैं। ठीक है, लोन दे रहे हैं, बिजनेस लोन और एडवांसेस जो है ये दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। देन एज पर RBI एक्ट 1934, जो भी नो NBFC कैन कैरी बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? RBI से सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का लेना पड़ेगा। ठीक है, हाउएवर इन टर्म्स ऑफ पावर्स गिवन टू RBI टू रिमूव डुअल रेगुलेशन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ NBFCs विच आर रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स। तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि RBI रेगुलेट कर रही है NBFCs को, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसा है जिसको RBI रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद RBI। तो उनको RBI रेगुलेट नहीं करती है और अदर रेगुलेटर्स को रेगुलेट करती है, तो उनको RBI से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि RBI एक्ट के अंदर क्या कहा गया है कि कोई भी NBFC अगर बिजनेस करती है तो उसको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा RBI से। लेकिन कुछ ऐसी जो है, कुछ ऐसी पावर है, लेकिन कुछ ऐसी जो है कंपनीज है या ये कुछ है जिसको क्या करेगी? RBI रेगुलेट नहीं करेगी, या वो RBI उसको क्या करती है? उसको रेगुलेट नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों किया गया है कि कुछ को RBI रेगुलेट नहीं करेगी? क्योंकि डुअल रेगुलेशन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो फिर उसको अगर ऐसी कोई NBFCs है जिसको RBI रेगुलेट नहीं कर रही है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ देखते हैं, जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज है, तो ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, किसके साथ? वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, ये सेबी के साथ। यहाँ याद रखना है जो भी यहाँ स्टॉक वाले काम बेसिकली हो रहे हैं, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज या स्टॉक ब्रोकिंग, तो ये सारी चीज़ सेबी के साथ है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, ये RBI के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अगर RBI भी रेगुलेट करेगी, सेबी भी रेगुलेट करेगी, तो क्या हो जाएगा? डुअल रेगुलेशन हो जाएगा। तो डुअल रेगुलेशन को रिमूव करने के लिए जो है डुअल रेगुलेशन यहाँ नहीं है। जिसको RBI रेगुलेट कर रही है तो RBI ही कर रही है। ठीक है,
जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू बाय IRDA, तो इंश्योरेंस कंपनी किसके लिए आएगी, इंश्योरेंस अथॉरिटी के अंदर आएगी, IRDA के अंदर आएगी। निधि कंपनीज किसके अंदर, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो निधि कंपनी को कौन देखने वाला है, कॉर्पोरेट अफेयर्स देखने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी को जो है कौन देखेगा, ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन इशूड बाय IRDA, ठीक है। देन चिट कंपनीज, चिट कंपनीज किसे कहते हैं, चिट कंपनीज एज डिफाइंड इन द चिट फंड्स एक्ट, तो चिट कंपनीज हम उन्हें कहेंगे जिसको कि चिट फंड एक्ट 1982 में इसको डिफाइन किया गया है और रेगुलेट करेगी चिट कंपनीज को रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी का कौन करेगा, IRDA करेगा, और निधि कंपनी का कौन करेगा, रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स करेगा। और चिट कंपनीज को कहाँ डिफाइन किया गया है, चिट फंड एक्ट में डिफाइन किया गया है 1982 का, और इसको रेगुलेट करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। याद रखना है बेसिकली क्या है कि सारे के सारे NBFCs को क्या RBI रेगुलेट कर रही है, तो नहीं, सारे NBFCs को RBI रेगुलेट नहीं कर रही है, कुछ को तो सेबी कर रही है, कुछ को IRDA कर रही है, कुछ को निधि कंपनीज कर रही है, और कुछ को चिट फंड्स कर रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। देन NBFC MFIs एंड NBFC माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर काइंड ऑफ NBFCs ओनली बट देयर आर लिमिट्स ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट दैट दे कैन प्रोवाइड टू हाउस होल्ड, तो जो NBFC MFI है, ये क्या है, NBFC माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। NBFC MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक तरीके का NBFC है, ठीक है, लेकिन इनको भी क्या लगाया गया है, लिमिट लगाया गया है कि कितना ये क्रेडिट दे सकते हैं हाउस होल्ड को, ठीक है। तो NBFCs में माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, तो ये हमने देख लिया। अब जानते हैं माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो प्लस फाइनेंस, ठीक है। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है क्या, माइक्रो प्लस फाइनेंस, तो ये इसका क्या मतलब है, इज प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, तो ये क्या है, फाइनेंशियल सर्विस का प्रोविज़न है टू पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड, तो ये किसको देगी, पुअर को देगी और लो इनकम हाउस होल्ड को देगी। दीज फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूड स्मॉल लोन क्रेडिट्स, तो इन सारे फाइनेंशियल सर्विसेज में हमें देखने के लिए मिलेगा स्मॉल लोन्स, क्रेडिट, सेविंग्स, इंश्योरेंस फंड्स, ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, फैसिलिटीज़ भी हमें माइक्रो फाइनेंस में देखने के लिए मिलेगा। ये एक तरीके का इकोनॉमिक टूल है और इसको क्यों डिज़ाइन किया गया है, ताकि प्रमोट हो सके फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, जिसमें कि पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड है, ठीक है, ये पॉवर्टी से बाहर आ सके और इनका इनकम लेवल जो है इंक्रीज हो सके और ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। तो माइक्रो फाइनेंस की क्यों लाया गया है, ताकि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर सके पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड को। देन ए माइक्रो फाइनेंस लोन, माइक्रो क्रेडिट को डिफाइन कैसे करेंगे, इज डिफाइंड एज कोलेट्रल फ्री लोन, तो इस पर कोई कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा, ये कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा हाउस होल्ड को, और जिसका हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख, किसको दिया जाएगा, कम से कम एनुअल इनकम सालाना उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 लाख होनी चाहिए। और इस पर्पस के लिए हाउस होल्ड को क्या माना जाएगा, मीन एंड इंडिविजुअल फैमिली यूनिट, तो हाउस होल्ड में हम किसको लेंगे, जो उस इंडिविजुअल फैमिली यूनिट को हम हाउस होल्ड कहेंगे, ठीक है। तो हाउस होल्ड में कौन कौन आएगा, हस्बैंड, वाइफ और उसके अनमेरिड बच्चे जो है आएंगे हाउस होल्ड में, ठीक है। कौन कौन हाउस होल्ड में आता है, हस्बैंड, वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो ऑल कोलेटरल फ्री लोन जो है दिया जाएगा इररिस्पेक्ट ऑफ एंड यूज एंड मोड, ठीक है, आइदर थ्रू फिजिकल और डिजिटल चैनल, प्रोवाइडेड टू लो इनकम हाउस होल्ड हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख, तो ये याद रखना चाहिए, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा, ठीक है, और इनकम कितना 3 लाख तक होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रो फाइनेंस लोन कहेंगे, ठीक है। तो बैंक और NBFC जो है ये should clearly mention a ceiling on interest rate and all other charges applicable on micro finance loan, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप लोन दे रहे हो तो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट पे कितना सीलिंग है, क्या है, या क्या चार्जेस लगेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस के बारे में हम समझ गए कि पुअर, और सिर्फ आप इतना ही याद रखें कि फाइनेंशियल सर्विस है पुअर और लो इनकम ग्रुप को दिया जाएगा, ठीक है, और इस पर सारी फैसिलिटीज़ होगी, लोन्स की, क्रेडिट की, सेविंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसफर्स और रेमिटेंसेस की फैसिलिटीज़ भी होगी, ठीक है।
तो ये जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए लाया गया है। और कितना इनकम हाउस होल्ड का एनुअल इनकम जो है उस फैमिली का हाउस होल्ड का एनुअल इनकम 3 लाख तक होना चाहिए। और हमने देखा हाउस होल्ड में हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड बच्चे आते हैं। देन माइक्रो फाइनेंस लोन क्रेडिट। माइक्रो फाइनेंस लोन क्रेडिट क्या हो गया? वन ऑफ द सर्विस अंडर माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस के अंडर ये एक सर्विस है और इसको कैसे डिलीवर्ड किया जाएगा? डिलीवर्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल चैनल, ठीक है। कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, एनबीएफसी, एनबीएफसीज, एमएफआईज। तो माइक्रो फाइनेंस लोन क्रेडिट जो है ये सर्विस, ये क्या दिया जाएगा? ये एक सर्विस है माइक्रो फाइनेंस के अंदर और उसको डिलीवर कौन करेगी? जैसे कि कमर्शियल बैंक कर रही है, कोऑपरेटिव बैंक कर रही है, एनबीएफसीज कर रही है, एनबीएफसी एमएफआई कर रही है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एंड देन आप देखते हैं पीयर टू पीयर लेंडर, ये क्या है? पीयर टू पीयर इंटरमीडियरीज आर न्यू क्लास ऑफ एनबीएफसीज। तो ये भी एक एनबीएफसीज के अंदर ही एक न्यू क्लास है। ये क्यों लाया गया है? दैट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म। तो ये एक तरीके का क्या प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा? बोरोवर्स और इंडिविजुअल लैंडर्स के बीच एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। तो यहाँ पे एक नए तरीके का एनबीएफसी बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म में जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाले हैं और जो इंडिविजुअल लैंडर है, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनेगा पीयर टू पीयर लेंडर, ठीक है। और P2P लेंडिंग में क्या होगा? बोरोवर्स टेक लोन फ्रॉम इंडिविजुअल इन्वेस्टर। तो यहाँ P2P लेंडिंग में क्या हो रहा है? बैंक से ले रहे हैं? नहीं, पीयर टू पीयर। कहने की क्या बात है कि इंडिविजुअल से इंडिविजुअल के पास जा रहा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो चाहते हैं अपना पैसा देना, ठीक है, एक अग्रीड इंटरेस्ट रेट पे कि इतने इंटरेस्ट रेट पे हम अपना पैसा देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोफाइल है बोरोवर का ये यूजुअली डिस्प्ले किया जाएगा पीयर टू पीयर लेंडिंग पे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो प्रोफाइल है, जो उधार लेने वाला है बोरोवर का, तो उसका डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वो देख सकते हैं उनको प्रोफाइल का और समझ सकते हैं कि क्या इस बंदे को देना मेरे लिए सही रहेगा, क्या ये रिस्क लेना सही रहेगा, ठीक है, क्या ये बोरोवर पे कर पाएगा। तो वो जो है लेंडर एसेस कर सकता है। और फिर रीपेमेंट कैसे किया जाएगा? थ्रू एनबीएफसी P2P। तो रीपेमेंट कैसे किया जाएगा? पीयर टू पीयर मॉडल पे किया जाएगा। विच प्रोसेसेस द फॉरवर्ड पेमेंट्स टू द लेंडर, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? पेमेंट किसके पास भेजेगा? लेंडर को, हु इन्वेस्टेड इन द लोन। तो P2P लेंडिंग को क्या कहते हैं? सोशल लेंडिंग और क्राउड लेंडिंग भी कहते हैं। P2P का नाम याद रखना चाहिए कि सोशल लेंडिंग और क्राउड लेंडिंग कहते हैं। सो आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है P2P लेंडिंग के रिगार्डिंग 2017 का? जो फंड है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टिसिपेंट्स ऑन P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म शैल बी थ्रू इस्क्रो अकाउंट। तो इस्क्रो अकाउंट एक तरीके का कैसा अकाउंट होगा जो कि एक थर्ड पार्टी जो है इसको होल्ड करेगा, ठीक है। मतलब एक ऐसा अकाउंट खोल दिया गया जैसे कि अगर जो भी लेंडर है और बोरोवर है उनके बीच जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जब तक वो एग्रीमेंट फुलफ़िल नहीं हो जाएगा तब तक वो पैसा थर्ड पार्टी अकाउंट में रहेगा। और जब वो एग्रीमेंट फुलफ़िल हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर एस्क्रो अकाउंट उस थर्ड पार्टी अकाउंट से पैसा जो है चला जाएगा इसको जहाँ पे सेटल होना चाहिए, जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है एक इस्क्रो अकाउंट के थ्रू होगा। इस्क्रो अकाउंट को बेसिकली याद रखना है कि थर्ड पार्टी अकाउंट है, थर्ड पार्टी प्रोसेस है, ठीक है। तो ये किया जाएगा, ठीक है, इस्क्रो अकाउंट के द्वारा। मैकेनिज्म ऑपरेटेड बाय एनबीएफसी P2P। ऑल फंड ट्रांसफर शैल बी थ्रू। तो जितना भी फंड है इसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? थ्रू एंड फ्रॉम बैंक अकाउंट्स एंड कैश ट्रांजेक्शन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जो भी यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे तो बैंक अकाउंट से ही होगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि खुद से कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फिर तो इसका कोई पता ही नहीं चलेगा कि कितना क्या हुआ। तो फिर ये बैंक अकाउंट से होगा। तो ये हमने P2P में देख लिया 2017 का कि P2P लेंडिंग में आपको क्या करना पड़ेगा? इस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी अकाउंट होगा और उसी थर्ड पार्टी अकाउंट से फिर ट्रांजैक्शन होगा जब सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देयर आर लिमिट्स ऑन हाउ मच लेंडर कैन लेंड। तो यहाँ पे क्या है? लिमिट दिया गया है कि एक लेंडर कितना जो है लेंड कर सकता है, ठीक है, इन एग्रीगेट। सो यहाँ पे क्या है? लिमिट दिया हुआ है कि कितना जो है लेंडर लेंड कर सकता है इन एग्रीगेट ₹50 लाख एंड हाउ मच ए बोरोवर कैन बोरो। देयर इज़ ऑल्सो अ लिमिट एंड ऑन टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो है लिमिट दिया गया है कि अगर एक लेंडर है तो वो कितना लेंड कर सकता है और एक बोरोवर है तो वो कितना ले सकता है, और टाइम पीरियड पे भी लिमिट है। अब एनबीएफसी
P2P शैल, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से इंटरमीडियरी बनेगा, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ताकि इसमें जो पार्टिसिपेंट है ये इन्वॉल्व कर सके और इंडिविजुअल पीयर टू पीयर लैंडिंग हो सके। ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का डिपॉजिट रेज नहीं किया जाएगा और ना ही दिया जाएगा अपने आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपने आप दिया जा रहा है या कोई डिपॉजिट रेज किया जा रहा है, और यहाँ कोई गारंटी भी, क्रेडिट गारंटी भी नहीं मिलती है। ठीक है, नॉट फैसिलिटेट और परमिट एनी सिक्योर्ड लैंडिंग लिंक टू इट्स प्लेटफॉर्म, तो किसी भी तरह का यहाँ परमिट नहीं किया जाता है कोई भी सिक्योर लैंडिंग लिंक। ठीक है, इस तरीके का कोई भी सिक्योर लैंडिंग लिंक जो है इस प्लेटफॉर्म पे आप नहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं। देन अंडरटेक ड्यू डिलीजेंस ऑन द पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली क्या है कि आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर रिस्क रहेगा। अंडरटेक क्रेडिट assessment and risk profiling of the borrowers and disclose the same to the prospective lenders, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे ये रिस्क एसेस करेंगे, देखेंगे कि हाँ बोरोवर का जो प्रोफाइल है वो कैसा है, एंड देन वो डिस्क्लोज करेंगे सेम चीज़ जो भी लेंडर है उनके सामने में। और फिर क्या ज़रूरत है, रिक्वायर प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो जो भी पार्टिसिपेंट है उसका प्रायर और एक्सप्लिसिट जो है कंसेंट होना चाहिए टू एसेस इट्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये क्या करेगी, अंडरटेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ लोन एग्रीमेंट एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंटेशन तो डेफिनेटली होगा ही। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करेगी, असिस्टेंस इन डिसबर्समेंट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट, तो यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या किया जाएगा, रेंडर सर्विसेज फॉर रिकवरी ऑफ लोन ओरिजिनेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, तो जो भी है रिकवरी, लोन की रिकवरी के लिए भी सर्विसेज दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो बात है याद रखने की ज़रूरत है कि नॉट प्रोवाइड एनी क्रेडिट गारंटी, कि किसी भी तरीके का ये क्या कर रही है, क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रही है, और किसी भी तरह का नॉट रेज डिपॉजिट एंड नॉट लैंड ऑन इट्स ओन, कि रेज डिपॉजिट रेज नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने आप से आप क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना ज़रूरी है। देन एनबीएफसी P2P को क्या करना चाहिए, क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए, रेंडर के सामने जितना भी डिटेल्स है, बोरोवर का पर्सनल आइडेंटिटी, रिक्वायर्ड अमाउंट, इंटरेस्ट, सारी चीज़ें जो है, क्रेडिट स्कोर, ये सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए लेंडर को कि बोरोवर का रिकॉर्ड कैसा था, एंड डिटेल्स अबाउट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है लोन का वो तो पूरा पता लग रहना चाहिए ना कि हाँ क्या टर्म्स और कंडीशन दे रहे हैं, इंक्लूडिंग लाइकली रिटर्न, फीस, टैक्सेस, और बोरोवर्स को क्या होगा, डिटेल्स पता चलना चाहिए लेंडर का, इंक्लूडिंग कितना अमाउंट लेंडर देना चाहता है, क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग पर्सनल आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ एक चीज़ है, जैसे कि इनके बारे में सारी डिटेल दी जाएगी तो पर्सनल आइडेंटिटी भी दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की सारी बात तो बताई जा रही है आपको लोन के रिगार्डिंग, लेकिन पर्सनल आइडेंटिटी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नहीं मिलने वाला है लेंडर का, लेकिन लेंडर के पास ये सारी चीज़ें रहेगी। तो आपने इससे P2P लैंडिंग से क्या समझा कि बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। ठीक है, सपोज ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इनके पास पैसे हैं, ये लैंड करना चाहता है, तो ये यहाँ आ गए और इनको उधार चाहिए, ये इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब यहाँ पे प्रोफाइल मौजूद है, ठीक है, कि बोरोवर्स को कितना बोरो करेंगे, लेंडर्स की सारी डिटेल यहाँ पे है। तो फिर यहाँ पे ये दोनों देखेंगे आपस में, और जो भी एग्रीमेंट होगा फिर इन्हें सही लगेगा तो ये लोन लेंगे एक दूसरे से, देन लोन लेंगे, बोरो करेंगे। फिर यहाँ क्या होगा, एक एस्क्रो अकाउंट बना दिया जाएगा। जब ये इन दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, फुलफिल होगी, तब जाके इस एस्क्रो अकाउंट से पैसा जो है बोरोवर के पास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है कि रिस्क की बात नहीं है। मतलब क्या है कि रिस्क पे कोई गारंटी नहीं है, कोई क्रेडिट गारंटी नहीं है, आपको अपने रिस्क पे करना होगा। ठीक है, और आप यहाँ पे रेज नहीं कर सकते हैं डिपॉजिट और ना ही लैंड कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और ये बात और याद रखने की ज़रूरत है कि लैंडर्स को जो है पर्सनल आइडेंटिटी जो है बोरोवर्स की पता रहेगी, लेकिन बोरोवर्स को जो है लैंडर्स की जो है पर्सनल आइडेंटिटी पता नहीं रहेगी। ये हमने देखा। देन आता है प्राइमरी डीलर्स। तो प्राइमरी डीलर्स क्या है, ये रजिस्टर्ड एंटिटी है, आरबीआई के साथ ये रजिस्टर्ड है। ठीक है,
और उनके पास लाइसेंस है कि वो परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो प्राइमरी डीलर्स किस चीज़ में फंक्शन करेंगे, इनका काम क्या रहेगा, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। प्राइमरी डीलर बाय करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली गवर्नमेंट से प्राइमरी मार्केट में, देन आरबीआई क्या करेगी, इशू करेगी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। फिर इसको एम करेगी किस चीज़ का, रीसेल करेगी अदर बायर्स को सेकेंडरी मार्केट में। हैंस दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिक्योरिटीज मार्केट। तो हमने क्या देखा कि प्राइमरी डीलर्स का क्या काम रहेगा, ये रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं आरबीआई के साथ, ठीक है। और ये इसका काम रहेगा, इनके पास लाइसेंस है कि ये परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। ये क्या करेंगे, बाय करेंगे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली गवर्नमेंट से प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। फिर आरबीआई क्या करती है, इशू करती है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें पता है कि क्या करेगी ये गवर्नमेंट, क्या डायरेक्टली करती है, नहीं, आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। फिर ये क्या करेगी, रीसेल करेगी अदर बायर्स को सेकेंडरी मार्केट में। तो हम देख सकते हैं कि इनका क्रूशियल रोल दोनों जगह है, ये प्राइमरी मार्केट में भी वर्क कर रही है और ये सेकेंडरी गवर्नमेंट मार्केट में भी, सिक्योरिटीज़ मार्केट में भी वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम 2015 में हम यहाँ देख सकते हैं क्या है, देयर आर 7 स्टैंड अलोन प्राइमरी जो है डीलर्स। तो अभी 7 प्राइमरी डीलर्स है और 13 बैंक्स ऑथोराइज टू अंडरटेक प्राइमरी डीलर बिजनेस डिपार्टमेंटली। तो अगर देख रहे हैं तो 7 यहाँ स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं और 13 बैंकों को जो है ऑथोराइज किया गया है कि ये प्राइमरी डीलर के बिजनेस को क्या कर सकते हैं, डिपार्टमेंटली ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमने प्राइमरी डीलर्स के बारे में बातें जान ली। देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ठीक है। तो अगर किसी को बैंक से क्रेडिट लेना है, लोन लेना है, तो क्या देखते हैं हम कि क्रेडिट चेक किया जाता है कि आपकी क्रेडिट स्कोर क्या है, ठीक है। तो इसके लिए कौन होता है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि टाई अप करता है, साइन अप करता है बैंकों के साथ, एनबीएफसीज के साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ये इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। और जो भी एग्रीगेट डेटा होता है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन होता है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का और बिजनेसेस का, ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल कंज्यूमर और बिजनेसेस का देते हैं, किसको, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देते हैं। देन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन्फॉर्म करती है बैंकों को, सारे डेटा को एनालाइज करती है, देखती है कि आप क्या ये बोरोवर क्रेडिट वर्दी है, ठीक है। उसके जो भी वो पास पेमेंट करते हैं उसके ट्रैक को रिकॉर्ड करती है कि ठीक है, उसके ये पास्ट में इन्होंने कितना पेमेंट किया, इनका क्रेडिट अच्छा है या नहीं, इनको आप दे सकते हैं या नहीं। तो ये सब सारा कुछ एसेस करती है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है लेंडर को कि क्या इस कस्टमर को दिया जाना चाहिए, इस बिजनेस को दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये बिजनेस क्रेडिट वर्दी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी एसेस करती है और डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो CICs को रेगुलेट और लाइसेंस कौन करता है, बाय आरबीआई। तो इसको रेगुलेट और लाइसेंस किया जाता है आरबीआई के द्वारा एज पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो इसको लाइसेंस और रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करती है। और करंटली कितना CICs है, 4 CICs जो है ऑपरेटिंग है इंडिया में। ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिविल, जो कि हम जनरली देखते हैं हमेशा सिविल स्कोर क्या है। देन एक्विफेक्स, एक्सपीरियन एंड हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंडिया में हमें कितने 4 CICs देखने के लिए मिलते हैं ऑपरेशनल। तो CICs आपको समझ में आ गया है। बेसिकली क्या है कि अगर आप बैंक जाओगे तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं NBFC से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंकों से, ठीक है। ये सारे लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी इंडिविजुअल है उसके पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से, बोरोवर का या बिजनेसेस का पास्ट हिस्ट्री देख करके कि ये कितना पेमेंट देते हैं और ये क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, ठीक है। तो इससे लेंडर्स को आसानी होती है, वो समझ पाते हैं कि इसको क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना। नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट बैंक्स, ठीक है। 2015 में क्या हुआ कि आरबीआई ने 11 एप्लीकेंट्स को पेमेंट बैंक का लाइसेंस ग्रांट किया और आरबीआई ने कैप रखा कि आप 2 लाख तक का ही डिपॉजिट ले सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर से, ठीक है।
और ये रेस्ट्रिक्शन क्यों रखा, अलाउ ओनली दोज कंपनीज टू सीक पेमेंट बैंक लाइसेंस हु आर रियली इंटरेस्टेड इन टारगेटिंग द पुअर। तो पेमेंट बैंक ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई, क्योंकि रियली तब ये क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं पुअर को, ठीक है। मेन टारगेट पेमेंट बैंक का क्या था, माइग्रेंट लेबर, सेल्फ एम्प्लॉयड, लो इनकम हाउस होल्ड, ठीक है। दे विल ऑफर लो कॉस्ट सेविंग अकाउंट्स एंड रेमिटेंसेज सर्विसेज, ठीक है। तो क्या होगा कि अब जो ये सारे माइग्रेंट लेबरर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लो इनकम हाउस होल्ड्स है, तो ये क्या करेगी, इनको अब ऑफर किया जाएगा कि ये सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं लो कॉस्ट में, रेमिटेंशन सर्विसेज अब इनको लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ताकि ये क्या होता था कि पहले कुछ लोग जो सिर्फ कैश में ट्रांजैक्ट करते थे, कैश यूज़ करते थे, अब ये क्या करेंगे, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। लेकिन पेमेंट बैंक का एक बात याद रखना है, क्या, पेमेंट बैंक विल नॉट बी अलाउड टू लैंड एंड इशू क्रेडिट कार्ड्स। तो पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकती है, इशू नहीं कर सकती है क्रेडिट कार्ड और लैंड नहीं कर सकती है। मतलब क्या, पेमेंट बैंक ना तो लोन देगी ना इशू करेगी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी तो एक तरीके का लोन ही है। तो इसीलिए पेमेंट बैंक लोन भी नहीं देगी और इशू भी नहीं करेगी क्रेडिट कार्ड। और पेमेंट बैंक सिर्फ एक्सेप्ट करेगी डिमांड डिपॉजिट, ओनली सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। सेविंग अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट करेगी, और करंट अकाउंट फैसिलिटी, मतलब क्या है कि सेविंग और करंट अकाउंट फैसिलिटी सिर्फ अवेलेबल होगा, डिमांड डिपॉजिट अवेलेबल होगा, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ लैंड नहीं किया जाएगा और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। और सारी चीज़ें क्या होगी, मोबाइल टेक्नोलॉजी पे होगी, बेसिकली ईजी किया जा रहा है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मोबाइल को यूज़ करके अगर किया जाएगा तो टेक्नोलॉजी इफ़िशियंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो पेमेंट बैंक जो है ये ऐड ऑन है, जो भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश बैंक सिस्टम है, तो इसके साथ ये ऐड ऑन का काम करेगा। ये उनके कॉम्पिटिटर नहीं बनेंगे, लेकिन इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे बैंक को। तो पेमेंट बैंक पे दो बातें जो हमें याद रखनी है, एक तो कैप वाली याद रखनी है कि 2 लाख रुपए डिपॉजिट पे कैप रखा गया है कि इससे ज़्यादा आप जो है नहीं ले सकते हैं, ठीक है। क्या है कि पेमेंट कैन रिसीव फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर, कि कितना 2 लाख तक आप इंडिविजुअल कस्टमर से ले सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, आप डिपॉजिट ले सकते हैं। ये वाली रही। एंड देन ये लैंड नहीं कर सकती है, किसको, लैंड नहीं कर सकती है, और क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकती है, ये हमने देख लिया। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखते हैं कि 2015 में आरबीआई ने 10 एप्लीकेंट को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया, ठीक है। तो ये क्यों किया गया, अब हम पेमेंट बैंक थे हमारे पास, फिर हम पेमेंट बैंक लेकर के आ रहे हैं, इससे पहले हमने लोकल एरिया बैंक देखा, नेटवर्क देखा, तो फिर ये सब की क्या ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करें। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का प्राइमरीली बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ जो है क्या रहेगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लेंडिंग टू अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड सेक्शन इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल मार्जिनल, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज। तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी वही रहा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये क्या करेगी, अनडिजर्व सेक्शन जो है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो भी ये सब अनसर्व्ड है, जिन्हों को सर्व नहीं किया गया है, उन जगह पे ये अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ लेकर के आएगी, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो यहाँ किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके एरिया ऑफ ऑपरेशन में। देन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को क्या ज़रूरी है कि 75% जो है टोटल क्रेडिट आपको कहाँ देना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना होगा, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक बना ही इसलिए है कि जो अनसर्व्ड है, अनडिजर्व्ड सेक्शन है, उनको लोन दिया जा सके, उन तक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के हिसाब से इनको कितना 75% जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक को देना होगा। और एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन प्रॉफिट शुड कंस्टिट्यूट लोन्स अप टू 25 लाख। तो क्या कह रही है कि जो 50% है इसका एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो, ठीक है, इसका 50% जो है इसके लोन पोर्टफोलियो का क्या होना चाहिए, शुड कंस्टिट्यूट लोन अप टू 25 लाख, ठीक है। तो अगर 50% लोन पोर्टफोलियो है तो कम से कम 25 लाख क्या होना चाहिए, दिया जाना चाहिए लोन में, ठीक है। बोथ पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर नीश ऑफ डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स, ठीक है। तो जो हम देख रहे हैं पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये एक तरीके का नीश है डिफ्रेंशिएटेड बैंक का, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड बैंक क्या था कि स्पेशलाइज्ड इन सर्टेन
सर्टेन बैंकिंग फंक्शन, नॉट यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि सबको दिया जा रहा है, दोनों का एक नीश है, एक जगह है, एक एरिया है कि आपको जो है इन लोगों को ज़्यादा देना है, एक टारगेट ऑडियंस है कि इन लोगों को आपको ज़्यादा देना है, ठीक है। किसको, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम देख रहे हैं कि इनके जो किसको दे रहे हैं, अनसर्व्ड अनडिजर्व्ड सेक्शन को दे रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या है कि हाँ, लो कॉस्ट सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, रेमिटेंसेस खोल सकते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड को ही दे रहे हैं। दोनों का काम क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना है। लेकिन पेमेंट बैंक में लोन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन दिया जा रहा है। 75% तक क्या किया जा रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देने की बात कही जा रही है। बेसिक डिफरेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में ये है, ठीक है। और कहा जा रहा है क्या कि 50% जो है लोन पोर्टफोलियो में आपका कम से कम 25 लाख तक का कम से कम लोन होना चाहिए, ठीक है। देन फिर आता है क्या, नेशनल सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, 1924 का नेशनल सिक्योरिटी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 टू 24 तक हमें ये देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं कि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होता है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, इज ए डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंपल क्या है कि आप फाइनेंशियल सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं, विच इंक्लूड बैंक अकाउंट फॉर सेविंग्स, ट्रांजेक्शनल पर्पसेस, लो कॉस्ट क्रेडिट फॉर प्रोडक्टिव पर्सनल एंड अदर पर्पस, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, रेमिटेंस का सर्विस, पेंशन, इंश्योरेंस फैसिलिटीज एटसेट्रा। सब कुछ कैसे, अफोर्डेबल कॉस्ट टू वास्ट सेक्शन ऑफ डिसएडवांटेज एंड लोअर इनकम ग्रुप। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है, रिच हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, तो वो लोग तो क्या कर रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी को अवेल कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे ग्रुप जो क्या डिसएडवांस है, लो इनकम ग्रुप है, इनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, ठीक है, तो इनको लाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, इन सारे को भी क्या करना है, इन फाइनेंशियल इंक्लूजन में ऐड करना है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ब्रॉडन्स द रिसोर्सेज बेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम बाय डेवलपिंग ए कल्चर। ये क्या करेंगे, एक कल्चर डेवलप करेंगे, डेवलपिंग ए कल्चर ऑफ सेविंग्स अमंग लार्ज segment of rural population and plays its own role in the process of economic development। तो बेसिकली क्या है, जितना से जितना आदमी बैंकिंग हैबिट में आएंगे और फाइनेंशियल इंक्लूजन उनके पास होगा और फाइनेंस वाली जितनी भी सर्विसेज को यूज़ करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका रोल होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी एलिविएशन द वर्ल्ड ओवर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इतना बड़ा रोल है, ये इकोनॉमिक में क्या करेगा, ग्रोथ लेकर के आएगा और पॉवर्टी को एलिविएट करेगा पूरे वर्ल्ड में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, ज़रूरी है। इससे क्या होगा, एसेस टू फॉर्मल फाइनेंस कैन बूस्ट जॉब क्रिएशन। तो इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, वल्नरेबिलिटी कम होगा, ठीक है। इकोनॉमिक अगर शॉक आता है तो उसका वल्नरेबल कम हो जाएगा। देन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हमें ग्रोइंग एविडेंस दिखा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ये बूस्ट करती है ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, रिड्यूस करती है पॉवर्टी को, इनकम इक्वालिटी को क्या करेगी, घटाएगी नेशनल लेवल पे। और ये भी देखा जाता है दैट it is noteworthy to state that 7 of the 17 United Nations Sustainable Development Goal of 2030 view financial inclusion। तो हम यहाँ देखते हैं कि 17 में से 7 में तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की ही बात की गई है। कहा गया है कि ये की इनेबलर है अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारे पास फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। तो हम समझ गए फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या किया जा रहा है, डिलीवरी दी जा रही है फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसमें क्या क्या आ रहा है, बैंक अकाउंट सेविंग के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, लो कॉस्ट में क्रेडिट मिल रहा है प्रोडक्टिव और पर्सनल सेक्टर को, ठीक है। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस मिल रही है। तो अब फाइनेंशियल सर्विसेज से कैसे होगा, अब आपके को क्रेडिट मिल रहा है इजीली, उन सारे लोगों को भी क्रेडिट मिल रहा है जिसको नहीं मिल रहा था। तो वो लोन लेकर, क्रेडिट लेके वो क्या करेंगे, डेफिनेटली वो कुछ तो करेंगे, वो कोई बिजनेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा,
ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में रेमिटेंस ईजी होगा, किसी को अगर बाहर पैसे भेजने हैं, बाहर से पैसे आ रहे हैं हमारे पास, ये सारी चीज़ें, पेंशन वगैरह, इंश्योरेंस फैसिलिटी सब कुछ मिलेगा। लो इनकम ग्रुप को टारगेट किया जाएगा, डिसएडवांटेज सेक्शन को लोन मिलेगा। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होगा, डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, ठीक है। जब इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन जर्नी कब से शुरू हुआ, 1956 में शुरू हुआ, नेशनलाइज किया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। तो सबसे फर्स्ट क्या याद रखना है, 1956 में नेशनलाइज किया गया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। देन फिर क्या होता है, दिस वाज फॉलोड बाय नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969 एंड 1980। तो बैंक को 2 बार नेशनलाइज किया जाता है, एक तो 1969 में किया जाता है एंड देन 1980 में बैंक को नेशनलाइज किया जाता है। तो पहले 1956 में किया गया नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी को। देन द जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वर नेशनलाइज इन 1972। लेकिन जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उसको नेशनलाइज किया गया 1972 में, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सबसे पहले नेशनलाइज किया गया 1956 में। याद रखने वाली बात है, ठीक है। विद ए व्यू टू ब्रिंग द रूरल एरियाज इन इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी को क्यों किया गया, यही ये इन सारी चीज़ों का क्या रोल था कि जो भी रूरल एरिया है तो उसको इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम में लाना है। देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या इस्टेब्लिश किया था, रीजनल रूरल बैंक को 1975 में, ठीक है। तो ये एक होस्ट इनिशिएटिव था जिसको लिया गया, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के डोमेन में। देन फिर 2014 में प्रधानमंत्री क्या लेकर के आते हैं, जन धन योजना लेकर के आते हैं। इनका क्या लॉन्च करने का क्या मकसद था कि इरेडिकेट कर सके फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी को फ्रॉम द कंट्री, कि ऐसा है, अगर फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी का क्या मतलब है, फाइनेंशियल छुआछूत, कि कुछ लोगों के पास है ही नहीं फाइनेंशियल जो भी है, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल फैसिलिटी उनके पास कुछ भी नहीं है, ना बैंकिंग अकाउंट है, ना फ़ोन है, ना कुछ है, ना ऑनलाइन वो कुछ जान रहे हैं, ना बैंकिंग हैबिट में है, ठीक है। दो थ्रू दिस स्कीम फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ एवरी इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट इज टू बी अचीव। तो सबसे पहले क्या बोला गया प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा कि हर किसी के पास क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो 41.75 करोड़ जो है अकाउंट इससे खुला, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर 2021 में। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था कि इतने सारे लोग अब बैंकिंग हैबिट में आ रहे थे। उसके बाद फिर कंटिन्यू क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव चलता रहा। आरबीआई ने अनाउंस किया है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर इंडिया फॉर 2019 एंड 2024। तो 19 से 24 तक आरबीआई ने अनाउंस किया नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। और इसका क्या है, विजन क्या है और की ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन policies in India to help expand and sustain the financial inclusion process at national level through broad convergence of action involving all stakeholder in financial sector। तो सारे stakeholder को इसमें involve किया जाएगा ताकि दूर दूर तक क्या हो, financial inclusion हो। स्ट्रेटेजी क्या थी, स्ट्रेटेजी aim to provide access to formal financial services in an affordable manner। तो जो financial services हो ये formal हो, ऐसा नहीं है कि informal, ठीक है। जैसे कि informal क्या हो गया, मनी लेंडर वगैरह informal हो गया, लेकिन फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज सबको मिल सके, ब्रॉड हो सके और फाइनेंशियल इंक्लूजन डीप हो सके और फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के आ सके और कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगा, और कुछ स्ट्रेटजीज और ऑब्जेक्टिव पिलर्स है नेशनल सिक्योरिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन का, ठीक है, सॉरी नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, नॉट नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का कुछ पिलर है, वो क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। जो भी फाइनेंशियल सर्विस है सबको इसका एक्सेस होना चाहिए, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रोवाइड बेसिक बुके फॉर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस की सारी चीज़ जो है ये बेसिक फाइनेंशियल सर्विस सबको प्रोवाइड मिलनी चाहिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, ग्रीवेंस रेड्रेसल, अगर किसी भी कंज्यूमर को प्रॉब्लम हो रही है तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसका जो भी ग्रीवेंस हुए हैं वो रिड्रेस होना चाहिए, उनको देखा जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन होनी चाहिए, और एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि स्ट्रैटेजी में इसके आती है कि फाइनेंशियल सर्विस सबको मिले, कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है, सारे लोगों को बेसिक फाइनेंशियल सर्विस मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर का क्या हो, प्रोटेक्शन हो, ग्रीवांस का रिड्रेसल हो, फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन आए, और एक्सेस टू लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट। तो आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखी, ठीक है। बेसिकली जो याद रखने वाली बात है, हमने आज की क्लास स्टार्ट की
यस, मुद्रा लोन से स्टार्ट किया। मुद्रा लोन के बारे में देखा कि रीफाइनेंस करेगी, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरी देखा, शिशु, किशोर और तरुण देखा। मुद्रा लोन के बारे में क्या जाना कि ये सब्सिडरी किसकी है, सिडबी की है। देन हमने देखा कि नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जो है इसको लेकर के आया गया। ये DFIs है और गवर्नमेंट के पास 100% इक्विटी है। देन NBFCs के बारे में देखा कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है और फिर इसका क्या क्या काम है और फिर ये कौन कौन से NBFCs नहीं होते हैं, हमने ये भी देखा। देन RBI एक्ट के अकॉर्डिंग देखा कि NBFCs को सिर्फ RBI ही रेगुलेट नहीं कर रही है बल्कि और भी कुछ कंपनीज है, सेबी है और इरडई है, देन स्टेट गवर्नमेंट है। तो सारे लोग क्या कर रहे हैं, देख रही है। देन माइक्रो फाइनेंस के बारे में देख लिया। इस